हेलो दोस्तों, तो अभी ने इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं का साइंस का जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्स जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, आपका साइंस का जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर पूरा अंत तक आप लोग जरूर दिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए जी, पहला प्रश्न है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, सब बार बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और पूरा जो है क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया ना जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है पूरा रिएक्शन के साथ। ठीक है, चलिए तो आइए जी, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। पूरा क्वेश्चन आप लोग को जो है कॉपी पे कहीं नोट कर लेना है, नहीं तो पूरा जो है याद कर लेना है। सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है ये पूछे जाते हैं लगता है। ठीक है जी, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, नेत्र का वह दोष न जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, सामान्य नेत्र की निकटता बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा। तो दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका परिभाषा लिख देना है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है जी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया ना जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा रिएक्शन के साथ समझाया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ये उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का भी उत्सर्जन जो है होता है उसे ही ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया उसे ही ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मक्षेपी था ना ये, हाँ ये ऊष्मशोषी है, ऊष्मशोषी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऊष्मा का भी अवशोषण हो रहा है। ठीक है, उसे और ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग के लिखिए। और ये क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण के जो है दो दो उपयोग लिखिए। तो मैं ये दावा दे सकता हूँ जो कि ये 2025 के जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, इतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का ना कई बार जो है हर बार परीक्षा में पूछे गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सर और समतल दर्पण में दो दो उपयोग लिखना है। ठीक है, तो देखिए जी यहाँ पे मैंने उपयोग लिखा है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखा गया है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ये आपको पता ही है। और अवतल दर्पण का जो उपयोग है डॉक्टरी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डॉक्टरी क्षेत्र में। तो दो गो उपयोग जो है पूरा एकदम माइंड में बैठा लीजिए, याद कर जाइए। ठीक है जी सबका। चलिए समतल दर्पण का आप दो गो उपयोग देख लीजिए यहाँ पे। समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है और दूसरा अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि शीशा बोल सकते हैं, शीशा में जो अपना चेहरा देखते हैं ना, बाल को झाड़ते हैं, ठीक है, फेस देखते हैं, तो वही समतल दर्पण है आपका। ठीक है, चलिए तो ये दो को उपयोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे हैं। तो देखिएगा जी, उत्तल लेंस एक बगल मैंने लिखा है और दूसरे बगल अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें जो है अंतर देखिए। उत्तल लेंस, पहला उत्तल लेंस के बीच मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में जो है ना वो मोटा होता है, ऐसे होता है, बीच में जो है वो मोटा होता है और किनारे पे जो है पतला होता है। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं जी, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे होता है, बीच में जो है मोटा और किनारे पे पतला होता है, ये है। ठीक है,
और देखिएगा अवतल लेंस बीच में पतला होता है। अवतल लेंस जो है ये क्या होता है, ये बीच में पतला, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, उत्तल लेंस का देख लीजिए ये है, ये कहा है जी कि बीच में मोटा, यही बीच में मोटा किनारे पे पतला होता है। अवतल लेंस जो है ना ये होता है आपका जी, देख लीजिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, बीच में जो है पतला है ना, किनारे पे देख सकते हैं मोटा, ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, और देखिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें देखिए उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष से को ठीक करने में किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं, तो देखिए उत्तर हो जाएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम और नरम होता है जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। एक ठोस का ये इसे कठोर बनाने में के लिए इसे तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन जाए। ये हमारे देश में ना आभूषण बनाने के लिए प्राय 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 भाग सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल सटीक और सही उत्तर इसका ये हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना जी, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए लगातार हमारे चैनल पर काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और जो है आपको अभी भी नहीं बुझा रहा है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, एग्जाम काफ़ी करीब है, तो आप जो है हमारे बैच को लेकर PDF वगैरह लेकर जो है आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उससे सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो ये मेरा नंबर है 89 35 86 और 56 66। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट करके भी PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, ओजोन परत क्या है। देखिए जी, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा है आपके परीक्षा में, 2-2 नंबर में पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना है आपको कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है ना, तो इसी घटना को ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। वायुमंडल नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको कि वो प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशा में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, चलिए तो सबको समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी छात्र जल्दी से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखिए जी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होते हैं। और है नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m बराबर v/u। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी विलयन में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो जाइए लिखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से निकलती है और उत्तर ध्रुव में प्रवेश करती है। तीसरा है जी कि यह रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, चलिए
चौथा लिख लीजिएगा आप लोग कि यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पांचवा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पे अधिक होता है और चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। शाकाहारी वे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा बकरी, हाथी, टिंडा आदि। ठीक है, और मांसाहारी देख लीजिए जिसको कर्निवोर भोर बोलते हैं। ठीक है, कर्निवोरस। ठीक है, कर्निवोरस। ठीक है, तब वे जीव जो अपना भोजन दूसरे अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं ना तो उसे ही ना मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, वह जीव जो अपना भोजन दूसरे अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं उसे ही मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, सर्प आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। उत्सर्जन की परिभाषा परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग हैं, वृक्क है और फेफड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो सम रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है ना तो उसे वह प्रकाश की किरणें अपवर्तित के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है पूरा फिगर के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इसमें मैंने काफ़ी वीडियो लंबा भी होगा और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल जो है 16 क्वेश्चन कराया है जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आगे भी दो साथी मित्र पास सभी लोग शेयर कर दीजिए आप लोग। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सारा चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। और अभी भी नहीं बुझा रहा है कैसे पढ़े क्या तैयारी करें तो आप नोट्स PDF लेकर हमसे पढ़ सकते हैं। तो जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए और जो है चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।